नमस्कार। आज का विषय नवजागरण, बंगाल का नवजागरण, हिंदी का पुनर्जागरण विषय को लेकर हम आपके साथ चर्चा करेंगे। ये जो नवजागरण शब्द या रेनेशा जो शब्द है, क्या नवजागरण या पुनर्जागरण? पुनर्जागरण अर्थात पुनः जगाना, सोए हुए व्यक्ति को जगाना नहीं, जागे हुए व्यक्ति के सोई हुई मनोवृत्ति को जगाना नवजागरण। जो मानसिकताएं, जो विचार समाज के विकास में, उन्नयन में बाधक है, उन अस्वस्थ विचारों के स्थान पर स्वस्थ विचार जो समाज के उन्नयन में, समाज के विकास में सहायक हो, यह विचार ही नवजागरण है। क्यों? क्योंकि नवजागरण केवल मात्र एक अवधारणा है, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं। और जब विचारें बदलती हैं, विचारें जब बदलती हैं तो एक क्षेत्र में नहीं, मनुष्य मात्र से जुड़े हर एक पहलू को झकझोर देती है। ये हर एक पहलू क्या है? हर एक पहलू है समाज, संस्कृति, शिक्षा, दर्शन, विज्ञान, कला, साहित्य। ये मनुष्य से जुड़े हुए सारे पहलू हैं। और जब विचारधाराएं बदलती हैं तो एक क्षेत्र में नहीं, मनुष्य से जुड़े हुए हर एक पहलू को वो प्रभावित करती है। क्योंकि नवजागरण एक अवधारणा है, कोई वाद नहीं है। और अवधारणा, चलिए हम लोग देखते हैं कि ये जो नवजागरण आया कहां से। ये यूरोप का ज्ञान है। 14वीं सदी में सबसे पहले यूरोप में इसके लक्षण देखे गए थे। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, या आप जानते भी हैं कि 14वीं सदी में इंग्लैंड का औद्योगिक क्रांति, 1789 का फ्रांस का गृह युद्ध, जिसे फ्रांस की क्रांति के नाम से भी जानते हैं, रशिया का रिवॉल्यूशन, रशिया का क्रांति, ये सभी 14वीं सदी से लेकर आरंभ हुआ था। ये नवजागरण के लक्षण थे, जिसे 18वीं सदी में पहचाना गया। यही रेनेशा या नवजागरण बंगाल के रास्ते से भारत में प्रवेश करता है 19वीं सदी के पूर्वार्ध में। अति संक्षिप्त रूप में मैं ये बंगाल के नवजागरण का चर्चा आप लोगों के साथ करूंगा। मैंने पहले ही बताया कि नवजागरण के जो लक्षण है या फिर नवजागरण की जो विचारधाराएं हैं, जब बदलती है तो समाज के हर एक पहलू को बदलती है। आइए हम एक एक पहलू पर नजर रखते हुए बंगाल के नवजागरण को संक्षिप्त रूप में समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले क्या है? समाज। समाज के क्षेत्र में बंगाल में सबसे बड़ी क्रांति किसके द्वारा है? राजा राम मोहन रॉय, जिसे हम फर्स्ट मॉडर्न मैन के नाम से जानते हैं। क्यों फर्स्ट मॉडर्न मैन क्यों जानते हैं? क्योंकि नवजागरण के लक्षण को सबसे पहले उन्होंने समझा, उन्होंने जाना, और उन्होंने समाज के क्षेत्र में वह क्रांति लाई। वो क्या था? सती प्रथा का अंत के लिए तत्पर हुए। उन्होंने सती प्रथा, समाज का सबसे घृणित, समाज के विकास में बाधक तत्व सती प्रथा, बाल विवाह को रोका, सती प्रथा को खत्म करने के लिए इंग्लैंड तक गए। ये जो विचार एक स्वस्थ विचार था कि सती प्रथा खत्म होनी चाहिए।
वर्षों से चली आ रही ये सड़ी गली परंपरा का खात्मा होना चाहिए। बाल विवाह एक सड़ी गली परंपरा थी, इसका अंत होना चाहिए। जो बच्चियां को शादी विवाह दे दी जाती थी उसको रोकना जाना चाहिए, और सती प्रथा खत्म करके विधवा विवाह, एक नई सोच, एक नई जागृति, जिसे राजा राम मोहन रॉय जी ने इस समाज की सड़ी गली परंपरा सती प्रथा को खत्म करके विधवा विवाह का आगाज किया। समाज के क्षेत्र में यह क्रांति है। समाज के साथ हमारा क्या जुड़ा हुआ? संस्कृति। आचार्य केशव चंद्र सेन समाज के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान रहा। इस्लाम, हिंदू धर्म और क्रिश्चियन धर्म, इन तीनों धर्मों के संस्कृति को सबसे अधिक अच्छी तरह से जानने वाले उस दौर के सबसे महापंडित व्यक्ति थे। इन्होंने इन संस्कृतियों को आपस में जोड़ा, उनमें समन्वय लाने का प्रयास किया। रविन्द्रनाथ टैगोर का लिखा उपन्यास गोरा इसका सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। रविन्द्रनाथ टैगोर का केशव चंद्र सेन पर गहरा प्रभाव था। केशव चंद्र सेन का गहरा प्रभाव था। जो रूप गोरा में क्रिश्चियन और हिंदू धर्म के बीच में समन्वय देखने को मिलता है गोरा उपन्यास में, वो इसी का प्रतिदान हम मान सकते हैं। तीसरा, शिक्षा। शिक्षा के क्षेत्र में सबसे अभूतपूर्व क्रांति हमारे ईश्वरचंद्र विद्यासागर जी लाए। बांग्ला वर्णमाला का खोज और मुख्य चीज क्या थी? स्त्री शिक्षा पर बल देना। और यह स्त्री शिक्षा पर बल उन्होंने ऐसे ही नहीं दिया। उन्होंने बेथुन जी के मदद से एशिया की पहली महिला स्कूल और कॉलेज बेथुन स्कूल फॉर वुमेन्स बेथुन कॉलेज का स्थापना करवाया, और स्त्री शिक्षा के विकास में बाद में संस्कृत कॉलेज के माध्यम से स्त्री शिक्षा का प्रचार प्रसार में लग गया। शिक्षा हुआ। अब आते हैं विज्ञान। आचार्य जगदीश चंद्र बसु विज्ञान के क्षेत्र में कार्य किए। पेड़ पौधों में जीवन है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के माध्यम से उन्होंने जो एक अद्भुत ये था, हम लोग की जानकारी थी कि पेड़ पौधों में कोई जीवन नहीं है। उन्होंने इस प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के माध्यम से यह साबित कर दिए कि पौधों में भी जीवन है। ये एक नई सोच, ये नवजागरण। अब तक देखें समाज, संस्कृति, शिक्षा और विज्ञान में किस प्रकार से यह अभूतपूर्व क्रांति आई। ठीक उसी प्रकार से कला के क्षेत्र में ऋषि अरविंद ने अद्भुत कार्य किए। साहित्य के क्षेत्र में रविन्द्रनाथ टैगोर प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता, गीतांजलि लिखकर, गीतांजलि की एक पंक्ति है, गौर करिएगा, गॉड वांट अस कंप्लीट सरेंडर बट वी आर अनेबल। गीतांजलि नंबर 15 की यह पंक्ति है। ये जो त्याग की भावना गीतांजलि नंबर 15 के माध्यम से दिखाएं, ये एक नई सोच थी। दर्शन के क्षेत्र में दयानंद सरस्वती और स्वामी विवेकानंद का योगदान अभूतपूर्व रहा। उन्होंने शिकागो अधिवेशन में एक नई सोच को रखा। जब वो शिकागो अधिवेशन में कहते हैं, डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, पूरे विश्व को
वसुदेव कुटुंबकम का संदेश देते हैं और पूरे विश्व में जो सोच जागृत करते हैं। ये सारे के सारे नवजागरण के लक्षण। बंगाल का ही नवजागरण जब पूरे विश्व में इस प्रकार से जब लेके जाते हैं विवेकानंद, और जब पूरे भारत वर्ष में फैलता है, तो यही नवजागरण पुनर्जागरण के नाम से जाना जाता है। बनारस में जब ये नवजागरण के लक्षण दिखते हैं तो सबसे पहला 1857 के गदर के पश्चात भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाम आता है, जिसे हिंदी नवजागरण के अग्रदूत के रूप में हम जानते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र जो नवजागरण के अग्रदूत के रूप में जाने जाते हैं, कह सकते कि सबसे पहला चीज हम अगर नवजागरण के लक्षण में हिंदी में देखते हैं तो पत्र पत्रिकाओं का विकास। 1826 में उदंत मार्तंड के प्रकाशन के बाद मानो पत्रिकाओं, हिंदी पत्रकारिता तो रुक गई थी। फिर राजा लक्ष्मण सेन का 1844 ईस्वी में प्रजा हितैषी और भारतेंदु का आगमन, भारतेंदु मंडली का योगदान, भारतेंदु मंडली के प्रत्येक कवि अपनी अपनी एक पत्रिकाएं निकालना आरंभ किए। कवि वचन सुधा, बाल बोधनी, हरिश्चंद्र मैगजीन, हरिश्चंद्र पत्रिका भारतेंदु ने निकाला। आनंद कादंबरी प्रेमघन जी ने निकाले। हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट ने निकाले। ब्राह्मण पत्रिका प्रताप नारायण मिश्र ने निकाले। इस प्रकार से भारतेंदु मंडली के सारे लेखक कवियों ने मिलकर अपनी अपनी पत्रिकाएं निकाले और हिंदी पत्रकारिता का विकास आरंभ हुआ। यह नवजागरण का लक्षण था। और ये जो नवजागरण का लक्षण, ये हिंदी पत्रकारिता का जो योगदान रहा, इसके साथ नवजागरण का दूसरा तीसरा लक्षण भी सम्मिलित रूप से कार्य करता है। गद्य के विविध रूप। गद्य के विविध रूप निबंध, नाटक, कहानी, उपन्यास, आलोचना का जन्म। रीतिकाल तक हम लोग जानते थे कि साहित्य के केंद्र में केवल मात्र कविताएं ही है। साहित्य अर्थात कविता, मगर कविता के इतर गद्य लिखे जा सकते हैं, यह सोच नहीं थी। भक्ति काल में देखने को मिलता है चंपू का, रीति काल में चंद वर्णन की महिमा गंग कवि के द्वारा, किंतु केवल वो चंपू का थे, गद्य पद मिश्रित। किंतु आधुनिक काल में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने निबंध, नाटक, कहानी, उपन्यास, आलोचना को लाए साहित्य के केंद्र में। और रीति काल तक जो साहित्य के केंद्र की भाषा थी ब्रज भाषा, अवधी भाषा, जिसका उन्होंने खड़ी बोली का प्रयोग करके, खड़ी बोली के विकास करके, मातृभाषा का प्रचार प्रसार करके, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटत न हिय के सूद। इस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने खड़ी बोली, पत्रकारिता और गद्य के विविध रूप तीनों का विकास हुआ। 1857 की क्रांति से पूर्व जो हमारी मानसिकताएं, जो हमारे विचार सोए हुए थे, उन्हें जागृत करने के लिए, जब हम गुलामी सहते सहते, गुलामी का जीवन यापन करते करते देश के प्रति हमारा क्या कर्तव्य बोध है, ये हम भूल चुके थे, नहीं जानते थे। हमारे इसी सोई हुई मानसिकता, सोई हुई विचार को जागृत करने के लिए भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने नाटकों के माध्यम से नई चेतना का विस्तार किया। राष्ट्रीय चेतना, देशभक्ति की भावना को हमारे हृदय में जागृत करने के लिए नाटकों का सृजन किए, नाटकों का मंचन किए, जो नवजागरण के क्षेत्र में एक बहुमूल्य क्रांति लाई। स्त्री शिक्षा का समर्थन करते हुए
विधवा विवाह का समर्थन किए, बच्चों को सुचारू रूप से पालन पोषण, बाल विवाह का विरोध, ये एक स्वस्थ परंपरा, अंधविश्वास, रूढ़ी, बाह्याडंबर का विरोध किए, पुराने सड़े गले परंपराओं, सड़े गले विचारों को ध्वस्त कर किए। बाल बोधनी उनकी जो पत्रिका थी वो सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। स्त्री जीवन की तमाम समस्याओं को इन पत्रिकाओं के माध्यम से उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए ये पत्रिकाएं निकाले जा रहे थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र नवजागरण के अग्रदूत माने जाते इन्हीं कारणों से। उनका संपूर्ण साहित्य इन्हीं धरातल पर आका गया। मेरा पिछला वीडियो में खड़ी बोली हिंदी का विकास और भारतेंदु युग की प्रवृत्तियों में मैंने स्पष्ट रूप से यह दिखाया है कि किस प्रकार से भारतेंदु मंडल और भारतेंदु युगीन साहित्य नवजागरण के परिप्रेक्ष्य में अपना कार्य करते हैं। आज यहीं पे हमारा ये नवजागरण का वीडियो समाप्त करते हैं। कैसा लगा बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।